हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू स्टडी पॉइंट। और आज हम कवर अप करने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 5। तो इस यूनिट के अंदर हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान डिप्रेशन की स्टेज तक चला जाता है। तो उसके पीछे एक या दो दिन का रीज़न नहीं होता है, काफ़ी लंबा रीज़न होता है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कैसे इनसे बाहर आ सकते हैं, डर के और चिंता के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी रियल साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को जांच रही है, उसका परीक्षण कर रही है। तो इस यूनिट में हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है छोटे बच्चों के अंदर जो डेली लाइफ बिहेवियर होते हैं, उनका स्टार्टिंग बदलाव होना। तो वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे चिड़चिड़े होने लग जाना, नखरे दिखाना, ये एक नॉर्मल बिहेव है। लेकिन अगर ये 1 महीने से ज़्यादा तक रहता है तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। डर और चिंता के विषय पर बात करना, छोटे बच्चों का रीज़न यही होता है, उनको किस चीज़ से चिंता है, किस चीज़ से डर है, इस पे बात करना, या फिर वो क्या चीज़ उनको पसंद आती है, इस चीज़ पे बात करना। सिर दर्द, पेट दर्द के बहाने बनाना, चुपचाप बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनको 5 मिनट कह दो ना बैठने के लिए, या तो उनके पास मूवी देखने के लिए टीवी होनी चाहिए, कार्टून देखने के लिए टीवी होनी चाहिए, या फिर गेम खेलने के लिए मोबाइल होना चाहिए, वरना वो शांति से तो बैठ ही नहीं सकते हैं। नींद का कम आना या ज़्यादा आना, दोस्त बनाने में कठिनाई होना, छोटे बच्चों के तो दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको दोस्त बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स मीन ये सोचने समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। और जो छोटे बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं ना, वो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे ग्रेड्स भी कम होने लग जाते हैं। गड़बड़ के डर की वजह से वो हर चीज़ को बार बार चेक करते रहते हैं, ये उनका बिहेवियर होता है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे या किशोर होते हैं, इनके अंदर नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं जिनका उपचार करना जरूरी है। ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऊर्जा में कमी, हमेशा थके थके से महसूस करना, है ना, किसी काम में इंटरेस्ट ना दिखाना जिसमें पहले बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, पहले वो काम करते थे तो छोड़ नहीं सकते थे, खाना खाना भूल जाना, सोना नहीं है रात रात भर। लेकिन आज वही काम जब करते हैं तो बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है, मन करता है छोड़ दो ये काम, है ना। अधिक या बहुत कम सोना, परिवार या मित्रों के साथ में कुछ एक्टिविटी ना करना, उनके साथ इंक्लूड ना होना, बातचीत ना करना, नज़रअंदाज करते रहना उनको, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। हाँ, नुकसान वो किसी भी तरीके का हो सकता है, हाथ काटना, प्रकार चुबाना, छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं, किशोरों के अंदर। और उसके बाद जो वयस्क हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन होती है तो वो फांसी लगाने तक को उतारू हो जाते हैं, आत्महत्या वाले रीज़न, ये सब चीज़ें आना। या मादक पदार्थ यानी कि अल्कोहल वगैरह, इन सब का सेवन करना। तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये बाद में डिप्रेशन के रीज़न भी बन सकते हैं। अब हम देखेंगे आंतरिक और बाहरी व्यवहार क्या होता है। एक इनर बिहेवियर होता है और एक आउटर बिहेवियर होता है। आप बताना, आप इन दोनों में से कौन से बिहेवियर वाले इंसान हो। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ने का एक फैक्ट सबसे बढ़िया क्या होता है, हम अपने आप को भी जानने लगते हैं, दूसरों को तो जानते हैं, साथ में अपने आप को भी जानने लगते हैं और अपने आप को सही गाइडेंस देने लग जाते हैं। तो जो आंतरिक व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर क्या खासियत होती है या फिर क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले तो संवेग का मतलब होता है इमोशंस। वो अपने इमोशंस को ना अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, किसी को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। और वो कभी असुरक्षा महसूस करते हैं ना, तो वो कभी बताते नहीं हैं। उनको हर वक्त ऐसा लगता है कि मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरी हेल्प करे, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है ना। और दूसरों की अधिक अधिक मदद करते हैं ऐसे लोग, और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी फैसला लेंगे ना तो पहले ये नहीं सोचेंगे कि मुझे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे कि सामने वाले को कैसा फील होगा, वो क्या सोचेगा, क्या उसको मेरे फैसले से खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस टाइप के इंसान होते हैं आंतरिक व्यवहार वाले। किसी के इमोशंस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उनके इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब मैं किसी और के इमोशंस के बारे में सोच के कोई काम करूंगी तो मैं उसको तो बुरा महसूस नहीं होने दूंगी ना, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लोग अपने आप को हर बात पे दोषी मानते हैं, कोई गड़बड़ हुई है तो इसका रीजन मैं खुद हूँ, ऐसे व्यवहार वाले होते हैं। जबकि जो बाहरी व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर खास बात क्या पाई जाती है कि ये अपने इमोशंस को बाहर दिखाते हैं, शो करते हैं। हंस रहे हैं तो खुल के हंसेंगे, रो रहे हैं तो खुल के रोएंगे,
गुस्सा है तो एकदम दिखा देंगे कि हाँ भाई हम गुस्सा हैं, और कभी खुद पे दोष नहीं लेते ये। इनके लिए इन पे इंजाम लगाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने इन पे इंजाम लगाया तो ये सुबह से लेकर रात तक जब तक अपनी बात को क्लैरिफाई नहीं कर देंगे ना, शांति से बैठ ही नहीं सकते। इसने मुझे ऐसे बोला कैसे, ये वाली इसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। इसके अलावा कोई संकट बताने के लिए या फिर कुछ भी बताने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बाहरी व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं हर बात पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ सामने वाला बार बार कहने पे भी ना समझे तो गुस्से से समझाते हैं। दूसरों को दोषी मानते हैं ये लोग, कोई भी गलती हुई है तो सामने वाले की गलती है। और परिस्थिति को समस्या, मतलब जो भी परिस्थिति हो रखी है उसकी समस्या को समझते हैं ये लोग, है ना, उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को दोषी नहीं मानते। अपने आप को दोषी मान के क्या ही कंक्लूजन ढंग का निकलेगा। हर चीज़ पे हम खुद को सजा देते रहेंगे फिर। तो आप बताओ आपको कौन सा बिहेवियर इसके अंदर से पसंद आया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक व्यवहारात्मक समस्याएं। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं होती हैं जो इनर बिहेवियर वाले लोगों को हो जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि जो अवसाद है यानी कि डिप्रेशन है, हर चीज़ अंदर अंदर रहेगी तो इंसान घुट घुट के कैसे रहेगा, उसको क्या हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, चिंता होने लगती है। समाज प्रत्याहार, समाज के जितने भी चीज़ें होती है ना कि ऐसे चीज़ें करने से ये हो जाएगा, ये समाज मुझ पे क्या बोलेगा, समाज इन चीज़ों को मानता नहीं है, इस टाइप की चीज़ें वो अपने आप को सोचने लगेगा। भोजन विकार, खाना ठीक से नहीं खाएगा। और काव्य प्रतिमा संबंधी समस्याएं, उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना, बहुत पतले हो जाना, ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी। विद्यालय एवं परीक्षा का डर, स्कूल जाने से भी डर लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, है ना, तनाव, विकार, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जबकि बाहरी व्यवहार वाले इंसानों को इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे अवसाद क्या है, यानी कि व्हाट इज डिप्रेशन। यह एक मनोदशा है जिसमें चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी, थकान, मृत्यु के विषय में बार बार विचार आते हैं। एक माइंडसेट है, और ऐसा माइंडसेट जिसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता, बस चिड़चिड़ापन रहता है, थके थके से महसूस करते हैं और बाबा सुसाइड कैसे करें ऐसे ख्याल आता है। इसके अलावा यदि कोई छोटा बच्चा है तो भी ये संभावना है कि वो डिप्रेशन में कब होगा, जब वो अपने इंटरेस्ट से काम करना छोड़ देगा। अगर कोई किशोर है यानी टीनेजर है, जब तो वो आत्महत्या का सोचेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो इंटरेस्ट वाली चीज़ों से दूर भागेगा। पहले किसी बच्चे को डांसिंग बड़ी पसंद थी, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है या उसकी स्टेज में है तो वो डांसिंग छोड़ देगा, सिंगिंग छोड़ देगा, उन चीज़ों से दूर दूर होने लगेगा। अभी हम टेबल देखेंगे जिसके अंदर उदासी से लेकर अवसाद तक का एक क्रम देखोगे आप, कि कोई इंसान ऐसे ही सुसाइड नहीं कर लेता है, उससे पहले उसके कितने सारे लक्षण होते हैं, आप उसको वहां पे पकड़ के सुधार सकते थे। ठीक है, तो अब हम फटाफट से इसको देखते हैं। तो संवेग मतलब होता है इमोशंस। सामान्य इंसान कैसा बिहेव करता है, थोड़ा सामान्य से बेकार इंसान, जो थोड़ा और गंभीर हो, और जो डिप्रेशन की एज में आ गया हो, और जो फुल डिप्रेशन में हो। पांचों देखेंगे हम। ठीक है, तो इमोशन, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, सामान्य होता है, वो एक अच्छी मनोदशा रखता है, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है। जो थोड़ा उससे परेशान है वो थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, जबकि जो मध्यम है वो परेशान, उदास, और उसकी आंखों में आंसू मिलेंगे, कुछ भी कह दो बस टंकी बहने वाली होगी आंखों की, ऐसा रहता है। और जिसका डिप्रेसिंग एज स्टार्ट हो जाती है वो एकदम सदमे में, चिल्लाने वाला भारीपन होता है। और जो अवसाद में पहुंच चुका होता है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, चिल्लाने वाली निराशा महसूस करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है हर बात पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संज्ञान, यानी कि कॉग्निटिव, हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। जब कोई नॉर्मल इंसान होता है तो वो योजनाएं बनाएगा और अपनी प्लानिंग करेगा कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। जबकि एक निम्न व्यक्ति अपने दिन की कठिनाई के बारे में सोचेगा, उसको ऐसे लगेगा कि कुछ तो गलत होने वाला है, एक नेगेटिविटी उसके माइंड में रहती है। जबकि एक मीडियम जो उदास इंसान होता है वो नकारात्मक व्यवहार को अपना लेता है कि मेरे साथ तो गलत ही होगा, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। जबकि जो डिप्रेशन की स्टार्टिंग एज में
वो भविष्य के बारे में, अभी के बारे में भी नहीं, और ज़्यादा दूर के बारे में, कि हमेशा गलती होता है, हमेशा गलती होएगा, कभी ठीक नहीं रह सकता मैं, और अपने अंदर कमी निकालने लगेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने आप को कंपेयर करने लग जाएगा। जबकि जो एक फुल डिप्रेसिंग व्यक्ति होता है वो खुद को नुकसान पहुंचाने के इरादे के बारे में सोचेगा, आत्महत्या के बारे में सोचेगा। उसको लगेगा कि मेरे मरने से सामने वाले को अच्छा फील होगा, या मैं मर जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा, मेरे को जीने का हक नहीं है, मैंने ऐसी गलती कर दी, ये वो, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो इंसान का दिमाग होता है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट है इसका व्यवहार। व्यवहार यानी कि बिहेवियर। बिहेवियर कैसा हो जाता है, तो जो नॉर्मल इंसान होगा वो जल्दी उठेगा, अपने दिन के बारे में सोचेगा, स्कूल जाएगा खुशी खुशी, हर चीज़ को एंजॉय करेगा। लेकिन जबकि निम्न व्यक्ति होते हैं वो उठने में उनको आलस आती है, उनको टाइम लगता है नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा, या फिर कम सोते हैं, एकाग्रता की कमी होती है। और जो मीडियम लेवल के होते हैं वो रात को खाने से पहले ही, यानी वो ये भी नहीं सोचते कि अपना टाइम शेड्यूल बना के रखे, नहीं, जब मर्जी बस लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, रोए जा रहे हैं, है ना, लीड लगा रखी गानों में, रोए जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है क्या हो रहा है घर में, क्या करना चाहिए मुझे, कुछ मतलब नहीं है। और जो डिप्रेसिंग इंसान हो जाता है फिर तो उसको तो पूछो ही मत, बिस्तर से उठना ही नहीं है, अपने आप को अकेले में बंद कर लेना है ना, काम जो भी काम कर रहा है बीच में छोड़ के चले जाना है, लोगों से बातचीत नहीं करनी है, बिल्कुल अकेले अकेले से रहने लगना है। और जो एकदम फुल डिप्रेसिंग इंसान होता है उसको तो भूख ही नहीं लगती है, खाना खाया नहीं खाया कुछ मतलब नहीं है, बहुत वजन कम हो जाता है इन लोगों का। इनको बस ये रहता है कि आत्महत्या किस तरीके से की जाए कि मैं बचूं ना, अगर मैं बच गया तो मुझे आंसर्स डबल देने पड़ेंगे। ऐसे इंसान भाग रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी से। किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने के दो ही तरीके हैं, या तो सिचुएशन को फेस करो या उससे भाग जाओ। ये सुसाइडल केस के अंदर वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ को फेस ही नहीं कर पाते, वो इतने कैपेबल ही नहीं होते माइंडसेट से कि किसी के क्वेश्चंस के आंसर दें। वो अपने आप को इतना ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं कि वो आंसर्स देने से ज़्यादा ना मरने पे बिलीव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट है अवसाद ग्रस्त व्यक्तियों की समस्याएं और लक्षण। तो जो अवसाद वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो डिप्रेसिंग व्यक्ति होते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं। नॉर्मल जो आप लोग जिनसे पहचान सकते हो, विद्यालय और शिक्षा संबंधी समस्याएं, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक जगह कंसंट्रेशन ही नहीं बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ में बैठना नहीं है ना, उनके साथ परेशानी हो रही है, स्वयं को चोट पहुंचाने जैसी हरकतें वो करते रहते हैं, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब वो छोटे से बड़े लेवल तक किसी भी लेवल का हो सकता है। इसके कारण क्या है, इसके अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, पेरेंट्स की हिस्ट्री ऐसी रही हो कि उनको देखकर हो गया हो, है ना, पेरेंट्स ने कई बार कोशिश करी हो तो बच्चा भी वो चीज़ें देखकर वो चीज़ अडेप्ट कर लेता है। मानसिक रसायन, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, न्यूरोट्रांसमीटर्स का ठीक से काम ना करना, इस वजह से भी कुछ कुछ ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जिसकी आग से सब डरते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आग से जलने में मज़ा आता है ना। अब कोई चीज़ चुबाने से, खून निकलने से पेन होता है, ऐसे इंसान का न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इनको अपने आप को काटने पीटने में, ब्लड देखने में मज़ा आता है, तो ये मस्तिष्क रसायन भी हो सकता है। इसके अलावा दुर्व्यवहार, किसी के थ्रू उनके लिए गंदा व्यवहार होना, उनको चिढ़ाया जाना, बेकार तरीके से बुलाया जाना, गलत व्यवहार किया जाना, ये सब होता है। मृत्यु और क्षति, अपने प्रियजन जिस इंसान से उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो, उस इंसान की मृत्यु के बाद अगर वो रोया ना हो तो वो सदमे में जा सकता है ना, या उस इंसान को बहुत गहरी चोट लगी हो तो वो सदमे में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। जीवन में बड़ी घटना है, इसलिए कहता है कि कोई इंसान की जब डेथ होती है तो उसके रिलेटिव्स को रोना चाहिए, अगर वो रोएंगे नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जीवन में बड़ी घटना है, ऐसे कई बार मूवीज भी बनी है ना, तो बड़ी घटनाएं हो जाएं, जैसे कि मम्मी पापा का तलाक ऐसी एज में हो जाए जब बच्चा मैच्योर ना हो, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेली हो, या इसके अलावा बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, कई जगह बाढ़ आना, है ना। इन रीजंस में बच्चों ने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी फेस की होती है जो कभी सोची भी नहीं होती उन्होंने, तो भी वो डिप्रेसिंग में हो जाते हैं। पर्यावरणीय कारक, ये सारे रीजंस हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है।
अब हम देखेंगे चिंता क्या होती है। व्हाट इज टेंशन? कहते हैं ना टेंशन मत लो। अब टेंशन क्या होती है ये तो पता होना चाहिए। तो अपन तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जान के रहेंगे। तो चिंता होती है यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचे, मतलब कोई ऐसी स्थिति है जिससे वो अपने आप निपट सकता है लेकिन वो नहीं निपट पा रहा है, तो वो एक विकार, एक कमी भी हो सकती है। अब चिंता और डर, इनमें डिफरेंस क्या है? अब आप कॉमनली सोचो तो चिंता और डर एक जैसी चीज होनी चाहिए, बट चिंता एक ऐसी चीज होती है जो एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है। आप अपने फ्यूचर से लेकर इतनी सारी चीजें सोच के रख लेते हैं जो कि 99% नहीं हो सकती है। उन चीजों के बारे में टेंशन लेना। और डर क्या होता है? जो चीजें हो सकती है। सपोज आप रात के 2 बजे किसी ऐसे इलाके में घूम रहे हो जहां मर्डर केसेस बहुत होते हो, तो उस टाइम जो आपके माइंड में चीज आएगी ना वो डर होगा। लेकिन आप किसी कमरे में बैठे बैठे सोच रहे हो कि अगर मैं रात के 2 बजे घर के बाहर होता तो क्या होता, ये हो जाता, वो हो जाता, तो वो चिंता है जो इमेजिनरी है। ठीक है? या कोई सी भी ऐसी इमेजिनरी थिंग कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया या मैंने अपने पेरेंट्स को इस चीज के बारे में समझाया वो मानेंगे नहीं, कोई भी चीज को लेकर, तो वो चिंता होती है जो कि इमेजिनरी है। खतरा नहीं होता, लेकिन डर के अंदर खतरा होता है। और इसके यानी कि चिंता के लक्षण क्या होते हैं? नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी होना। एक इंसान जो नेगेटिव रहता है मतलब वो भी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो नॉर्मल से थोड़ा निम्न स्तर पे टेंशन में है, चिंता में है। घबराहट होती रहती है, घटनाओं की गलत व्याख्या करना, शारीरिक उत्तेजना, किसी भी चीज को लेकर तुरंत एक्साइटमेंट आ जाना और तुरंत ही उस चीज के बारे में डल हो जाना, एकदम शांत बैठ जाना ना। घटना घटना का डर कि ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा, वैसे सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा। इतना ज्यादा ये लोग इमेजिनरी होते हैं कि अगर इनको नोटबुक दे दी जाए तो ये अच्छी अच्छी स्टोरीज बना सकते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी का इस्तेमाल करना नहीं है इन्हें, फालतू में बस आत्महत्या करनी है। चलो आगे देखते हैं हम चिंता से संबंधित विकार की विशेषताएं। अब टेंशन से ना काफी सारी चीजें होती हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीजें टेंशन से होती हैं। फोबिया क्या होता है? डर, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके डर, ऊंचाई से डर, पानी से डर, ब्लड से डर, है ना। ये सब चीजें जो होती है फोबिया कहलाती है। अनावश्यक डर, जिनसे निपट सकते हैं, आराम से इनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है? तो दुर्भीति यानी कि फोबिया कंट्रोल किया जा सकता है। और कैसे होते हैं ये डर? कुत्तों से डर, मकड़ी से डर, यानी किसी भी जानवर से डर। टेस्ट, अब नॉर्मल इंसान है उसको इंजेक्शन से डर लगता है, फोबिया एक तरीके का। लेकिन अगर उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको डेली इंजेक्शन लग रहे हैं तो वो लगेंगे, अब चाहे डर हो चाहे कैसे भी, तो एक टाइम पे वो डर खत्म हो जाता है। ब्लड को देख के कुछ लोग को डर लगता है ना। बंद स्थान में यानी बिच्चम बिच्ची से बहुत डर लगता है, और तेज आवाज से डर लगता है। और कुछ लोगों को तो खाना खाने के बाद ये डर लगता है कि मुझे वोमिटिंग ना आ जाए। कुछ को ट्रैवलिंग में डर लगता है, ट्रैवलिंग में वोमिटिंग आ जाएगी। तो ये सब भी डर होते हैं, फोबियाज होते हैं, जो कि चिंता के कारण ही आते हैं, क्योंकि वो इतना थिंक कर चुके होते हैं ना कि वो डर बन जाता है उनके अंदर। और नेक्स्ट है एगोराफोबिया, इसको विविधि वित्ती कहते हैं, यानी कि भीड़ के स्थानों से डर। ऐसी जगहों से डर लगना जहाँ पे भीड़ होती है। इनको स्कूल से भी डर लगता है, मॉल से भी डर लगता है, रोडों पे जाने से भी डर लगता है। तो बहुत ज्यादा ये इन चीजों से डरते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे दुर्भीति क्यों विकसित होते हैं, यानी कि जो फोबियाज होते हैं वो बनते क्यों हैं। तो आनुवांशिक कारण हो सकते हैं, पेरेंट्स को किसी चीज से डर रहा होगा प्रेगनेंसी के वक्त तो वो बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है। पारिवारिक कारण, मम्मी पापा को डरते हुए देखा होगा, कॉकरोच से डर रही हैं मम्मियाँ, है ना, छिपकली से डर रही हैं, बच्चे भी डरने लग जाते हैं। नकारात्मक अनुभव, कोई ऐसी घटना बच्चे के साथ खुद हुई है कि उनको डर लगने लगा। काफी सारे बच्चों को कुत्तों से इसलिए डर लगता है, उन्होंने कुत्ते उनके पीछे पड़ गए होंगे, वो भागे होंगे, है ना, या उनको काट लिया होगा ऐसे। या दूसरों के व्यवहार, नकारात्मक अनुभवों से सीखना। अब किसी से सुन लिया कि भाई बाढ़ आई थी तो बाढ़ की वजह से इतने इंसान मर गए, तो हम उस चीज को हमने फेस नहीं किया, लेकिन दूसरों के बिहेव से भी हम डर गए, उनके एक्सपीरियंस से भी हम डर गए, तो ऐसे भी फोबियाज बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट है अभिघातक उत्तर तनाव विकार, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और ट्रॉमेटिक का मतलब होता है सदमा। ऐसा सदमा या ऐसा डिप्रेशन जो कि किसी घटना के बाद हुआ हो, उसको कहते हैं अभिघातक उत्तर तनाव विकार। अत्यंत तनावपूर्ण घटना,
ऐसी सिचुएशन जो पहले कभी नहीं हुई है लेकिन अचानक से हुई। अब कोई इंसान बचपन से नहीं डरता हो लेकिन अचानक से एक स्टेज के बाद वो उस चीज से डरने लग जाए, दैट्स मीन वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अत्यंत तनावपूर्ण घटना होती है ये, बच्चों वयस्क किसी में भी हो सकती है। किसी को बंदिश करके रख लिया, किडनैप कर लिया, लड़ाई हुई, आतंक हुआ, हमला हुआ, बलात्कार हुआ, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, गंभीर दुर्घटनाएं हो गई। इन सब चीजों के बाद में इंसान वो चीजों से डरने लग जाता है। अब कोई बच्चा या कोई वयस्क जैसे घर में आग लग गई हो किसी रीजन से, तो वो आग से ना लाइफ टाइम तक डरने की संभावना रहती है कि वो आग को देख के डर जाता हो, है ना। ऐसी काफी सारी मूवीज भी इन पे बेस्ड करके बनाई गई हैं कि पहले इस रीजन की वजह से उसको ये डर बैठ गया हो। तो हम इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट है काय प्रतिमा की समस्याएं एवं भोजन विकार। तो यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि खाने से रिलेटेड है। तो जिसमें से एक बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जिसने 11th-12th में आर्ट्स ली थी और आर्ट्स के अंदर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिया था, तो वो उन बच्चों को इनके बारे में पहले से पता होगा। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर मोटे होने से डर लगता है। डर क्या लगना है, एक अलग से कह सकते हैं बहुत ज्यादा बीमारी टाइप की हो जाती है कि वो बिल्कुल पतले से होते हैं, हड्डियां भी दिख रही होती हैं, लेकिन वो शीशे में देखते तो अपने आप को सोचते कि मैं कितनी मोटी हूँ। और ये बीमारियां लड़के लड़कियों दोनों में हो सकती है, लेकिन लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, उनको मोटे होने का डर रहता है, अत्यधिक परहेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कमजोरी भी हो जाती है। और ये किशोरों में अत्यधिक होता है, यानी कि टीनेजर्स में ज्यादा होता है। हल्के से हल्के फुल्के भी मोटे हो गए तो उनको अपने आप को यूं लगता है कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। और इस बीमारी के अंदर वो खाते ही नहीं है इस डर की वजह से कि हम मोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और काफी सारी बीमारियां उनको लग सकती हैं। लेकिन ये जो दूसरी बीमारी है बुलिमिया नर्वोसा, इस बीमारी के अंदर भी पतले होने से रिलेटेड डर है, यानी कि मोटे ना हो जाएं। लेकिन ये पहले खाते बहुत हैं, खा लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर उसको जो खाना खाया उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब एक नॉर्मल आप बताइए, खाना खाने के बाद हमें कितने आवर्स लगते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में? कम से कम 3 से 6 आवर्स। इतने खाना अगर हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें उस खाने से कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। अब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खा रहा है और तुरंत उस खाने को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि वो खाने के अंदर से न्यूट्रिशन तो उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन बीमारी बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, पानी की कमी, हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे, खाने पचाने में दिक्कत होगी, खनिज पदार्थ कम हो जाएंगे, कुछ अंग खराब भी हो सकते हैं। अब कोई बार बार वोमिटिंग करता हो खाने के बाद में, तो जो हमारी ईसोफेगस है यानी कि जो गले की नली है उसके खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप की बीमारियां भी होती हैं। एंड देन लास्ट पिका एवं परहेज। प्रतिबंधनात्मक भोजन का सेवन या विकार, ये क्या होता है? अब पिका एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर कोई बच्चा, ये बच्चों में भी हो सकता है ना, कोई बच्चा ऐसी चीजें खाता हो जिसमें कोई पोषक तत्व है ही नहीं। छोटे बच्चों को देखा होगा सफेदी छुड़ा के खाते हैं दीवार की, उनमें कोई न्यूट्रिशन है, हमें कैल्शियम मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन नहीं, वो खाते हैं साबुन के टुकड़े खाते हैं, पेंट खाते हैं। तो ऐसी चीजों का खाना जो कि कैसी है, कोई पोषक तत्व ना हो, लंबे समय तक खाना, इसको छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाने चाहिए। उसके अंदर जिस चीज की कमी है उससे रिलेटेड दवाई देनी चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा दीवार के सफेदी खा रहा है, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम के टैबलेट्स खिलाओ, अपने आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा वो। परहेज क्या होता है? कभी कभार ना कोई व्यक्ति किसी रंग से परहेज करता है, येलो कलर पसंद नहीं है तो येलो कलर वाले फ्रूट्स नहीं खाएगा, येलो कलर वाली सब्जियां नहीं खाएगा, गर्म पसंद नहीं है, ठंडा नहीं है, चबाने से मतलब लगता है चबाना पड़ेगा, नहीं खाना, है ना। चिपचिपा भोजन है। अब साबुदाना होता है, जो साबुदाने को अगर हम खीर बनाते हैं वो तो अलग चीज है, एक नॉर्मल बनता है नमक डाल के, तो मूंगफली वगैरह डाल के, वो चिपचिपा सा लगता है देखने में, तो कुछ देखेंगे तो नहीं खाएंगे, है ना। अब बैगन है, बैगन हर कोई नहीं खाता, बैगन का भरता बन गया, मतलब देख इमेजिन कर लेते, या फिर अगर उन्हें खा लिया तो उनको लगता है भी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने माइंड में वो चीज़ें सेट नहीं कर पाते हैं कि इसको हम खा सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो खाने वाली ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं परहेज। ऐसी अवस्था जिसके अंदर सेवन विकार हो, हमें ये चीज़ खानी ही नहीं है, माइंड सेट करके बैठे। तो छोटे बच्चे होते हैं, करेले खाने पसंद नहीं करते हैं, उनको खिलाओ तो वो उल्टी कर देते हैं,
क्योंकि वो परहेज की अवस्था में है। वो ये सोच रहे होते हैं अगर मैंने इसको खाया तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ये पता नहीं कैसा होगा, कड़वा होगा। टेस्ट नहीं करना, अपने आप से इमेजिन करना होता है। तो ये 2 बीमारियाँ और होती हैं, पिका और परहेज। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।